बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पीडीएफ होता है, जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं। वो पीडीएफ आपके पास कौन सा था? ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंट की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। इसमें एक्स आपके पास नॉर्मल वेरिएबल था, म्यू क्या था आपके पास? वो मीन होता है, और वेरिएंस इसका क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे नंबर पे इसमें हम इस चैप्टर में हम यूज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि हमारे पास इसमें जो वेरिएबल होता है नॉर्मल वेरिएबल वो एक्स होता है, जबकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है हमारे पास वो जी होता है। एक्स जो है नॉर्मल वेरिएबल और जी हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। तो इसका एक पीडीएफ है, वो हमारे पास क्या है? इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2 पाई एक्सपोनेंट की पावर -1/2 जी का स्क्वायर। इसमें होता क्या है, जो जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका अगर हम पीडीएफ देखें तो इसमें हमारे पास क्या था? एक्सपोनेंट की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर के नीचे सारी टर्म है ये हमारे पास होता है जी। ये क्या होता है? z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। ये z है क्या हमारे पास? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। ये x हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल था, उसको हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। ये इस प्रोसेस को क्या हम बोलेंगे? स्टैंडर्डाइज करना। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मीन माइनस करके और सिग्मा के साथ डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। इसमें हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन था वो क्या था? म्यू था। इसमें मीन क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमेशा जीरो होगा। उसके बाद उसमें वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर था, इसमें वेरिएंस हमेशा क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। इसमें अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा की जगह तो हमने जी लिख दिया। ये सिग्मा स्क्वायर किधर गया? सिग्मा स्क्वायर क्योंकि हमारे पास इसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका वेरिएंस क्या होता है? 1 होता है, इसलिए हमने सिग्मा स्क्वायर की जगह अगर 1 लिखें तो हमारे पास इसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ी? क्यों हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया अपने वेरिएबल को? क्योंकि हमारे पास जो टेबल है, टेबल वैल्यूज़ होती हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे कुछ टेबल वैल्यूज़। पार्ट वन में तो नहीं आपने की, पार्ट टू में आप कुछ टेबल्स भी यूज़ करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट हाइपोथेसिस का चैप्टर आएंगे उसमें भी करेंगे आप यूज़, एसोसिएशन का आएगा उसमें भी आप यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक टेबल होता है, सॉरी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल नहीं है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल होता है, जिससे हम अगर नॉर्मल वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन हो, हम उसको क्या करते हैं? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करके फिर हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो टेबल है वो किस तरह का होता है? ये हमारे पास टेबल है। फर्स्ट टेबल है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारे पास क्या है? ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट जी इज इक्वल टू जी। ये किसी भी आप सेकेंड ईयर की बुक में से ले सकते हैं, जिसमें ये टॉपिक होगा उसमें साथ एंड पे ये आपके पास टेबल भी जरूर होगा। तो इसमें ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट जी इज इक्वल टू जी। ये जी कैपिटल जो है ये आपके पास वेरिएबल है, ये जो स्मॉल जी है ये आपके पास वैल्यू है। किसी भी पॉइंट पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो वो कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो लिखा हुआ है ये हमारे पास है, जो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास पीडीएफ है, ये लिखा हुआ है। इसी से हम ये वैल्यूज ये फाइंड करके ये टेबल बना हुआ है। वो कैसे फाइंड होंगी? आप एक तो डायरेक्ट भी इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इधर से देख के वैल्यूज लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम इस पीडीएफ को यूज करके कैसे वो फाइंड कर सकते हैं, वो आगे हम करते हैं तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं कि फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट z इज इक्वल टू, ये कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इनमें से एक दो मैं कर देता हूँ सॉल्व। फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट,
z इज इक्वल टू 0.64, ये हमने z इज इक्वल टू 0.64 पे हमने क्या करना है, इसका ऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। हम पहले पीडीएफ को यूज करते हैं। इसका पीडीएफ हमारे पास क्या था, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फाई ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई एक्सपोनेंट की पावर -1/2 का -1/2 z स्क्वायर। तो इसको मैं इधर यूज करूंगा। हमारे पास z की वैल्यू क्या है, 0.64। तो मैं क्या करूंगा, इस पीडीएफ में z जिधर जिधर z है उधर उधर मैं क्या करूंगा 0.64 लिख देता हूँ z। तो जिधर जिधर z था उधर उधर मैंने z की वैल्यू पुट कर दी 0.64, ये फाई ऑफ z की जगह, और इधर भी एक्सपोनेंट की पावर में भी z की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखें 0.64 का सबसे पहले कर लेना आपने स्क्वायर। जब स्क्वायर कर लेंगे, जो आंसर आएगा कैलकुलेटर पे आप करते रहें, जो आंसर आएगा इक्वल करके उसको डिवाइडेड बाय कर देना आपने 2 के साथ। फिर इक्वल करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है माइनस के साथ। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर वाली एक्सपोनेंट की पावर में हमारे पास जो सारी है टर्म वो सॉल्व हो जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, एक्सपोनेंट की पावर ई ऑफ एक्स लिखा होगा आपके कैलकुलेटर पे, ई ऑफ एक्स लिखा होगा, ई प्रेस करके ई ऑफ एक्स प्रेस करके आपने ये वाली वैल्यू लिख देनी है, जो भी आएगी वो वैल्यू लिख देनी है, आपके पास ये एक्सपोनेंट सारा सॉल्व हो जाएगा। फिर आपने दूसरे नंबर पे क्या करना है, 1/2 पाई सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में देखें तो 22/7 होती है, वैसे 3.14 होती है। तो आप वो इधर इधर रखेंगे वैल्यू। पाई कैलकुलेटर पे भी होता है, आप उधर से भी लिख सकते हैं कि 2 पाई लिखें, उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, उसका कर लें स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करके जो आंसर आएगा 1 के साथ उसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ऑर्डिनेट आ जाएगा किस वैल्यू पे, 0.64 पे आपके पास ऑर्डिनेट आ जाएगा। जी हमारे पास है 0.64। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 0.64 का स्क्वायर कर लेता हूँ। 0.64 का, ये आप कैलकुलेटर पे इजीली कर सकते हैं। 0.64 का स्क्वायर, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 0.64 का स्क्वायर ले लेता हूँ। 0.64 का स्केल लिया तो मेरे पास आ गया 0.4096। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये जो आया है मेरे पास आंसर, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ। डिवाइड करने के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय जो मेरे पास वैल्यू आएगी उस आई थी, उसको मैंने माइनस के साथ से मल्टीप्लाई कर दिया। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आगे मैं एक्सपोनेंट ले लेता हूँ, इस वैल्यू का एक्सपोनेंट ले लिया तो मेरे पास आ गया 0.81481। ये मेरे पास एक्सपोनेंट सारा सॉल्व हो गया। अब मुझे चाहिए 2 पाई। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू मैं 22/7 ही लिख लेता हूँ, ताकि वो खुद ही कैलकुलेट करके साथ मल्टीप्लाई कर। इसका मैंने लेना है अभी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लूंगा तो स्क्वायर रूट लिया तो 2.507 समथिंग आ गया। अब इस वैल्यू, अब मेरे पास ये 2 पाई स्क्वायर रूट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय ये वाली सारी वैल्यू, ये जो आंसर आया था मेरे पास वो कर लिया 0.39886। अब ये वाली फ्रैक्शन भी मेरे पास सॉल्व होगी और ये इसका भी आंसर आ गया। दोनों के आंसर को मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक आंसर ये हो गया 1/2 पाई का स्क्वायर रूट का, और दूसरा आंसर मेरे पास था ये वाला। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 0.324997। 0.324997, ये मेरे पास आ गया। किस पे आंसर आया, फाई ऑफ 0.64 पे। ये मेरे पास आ गया आंसर। अगर हम इसको टेबल वैल्यू से देखते हैं तो कैसे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास हमने वैल्यू जो देखनी है ऑर्डिनेट्स की 0.64 पे वैल्यू देखनी है, तो वो हमारे पास क्या है, टेबल वैल्यू हम देख लें। 0.64 कैसे देखना है, ये सबसे पहली जो वैल्यू है -4.9, अगर हमारे पास होता ना -4.90, तो फिर हम क्या करते हैं, -4.9 इस साइड से देखते और जीरो ऊपर से, सेकंड जो पॉइंट के बाद वैल्यू है वो ये ऊपर जो नज़र आ रही है आपको उधर से देखना था। तो इसके सामने ये वाली वैल्यू है, हमारे पास 0.64 है, तो ये अभी सारी की पूरा कॉलम माइनस वाला आपको नज़र आ रहा है।
इसको नीचे करते जाएं, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे आप। नेक्स्ट पेज पे 0.6 हमने ढूंढना है, क्योंकि पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 0.6। 0.6 और दूसरा डिजिट हमारे पास क्या है, सेकंड डिजिट 4 का। तो ये देखें, सबसे पहला 0.00 है, 0.01 है, 0.02, 0.03, 0.04। हमें चाहिए 0.64 पे वैल्यू। तो 0.6 इधर से आपने इस कॉलम से देखना है और 0.4 आपने ये ऊपर वाली रो में से देखना है, 0.004। तो 0.64 हमें चाहिए, तो ये 2 4 5 पांचवा कॉलम बन रहा है। हम 0.6 के सामने पांचवें वैल्यू देख लेते हैं। ये 0.60 होगी, ये 0.6, ये वाली वैल्यू 0.60 होगी, ये 0.61, 0.62, 0.63, ये 0.64 होगी। ये हमारे पास आ रहा है 0.32506, 0.32506, 0.3250। तकरीबन इसको हम अगर 4 डिजिट्स तक पॉइंट के बाद वैल्यू को 4 डिजिट्स तक लिखते हैं तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आंसर ठीक आ जाएगा। कैलकुलेशन में चेंज हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि हमने एक्सेल यूज़ किया है, उसमें 8 डिजिट्स तक वो यूज़ करता है। क्योंकि कंप्यूटर था, आप कैलकुलेटर से करते हैं, हो सकता है ये आंसर बिल्कुल मैच हो जाए। ये हमारे पास था ऑर्डिनेट किस पॉइंट पे, 0.64 पे। इसके बाद अगर आपने 2.84 पे आपने फाइंड करना है तो वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह सेम जी की जगह वो वैल्यू रखते जाते हैं, फिर माइनस में आ जाता है तो माइनस वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्केयर उसको प्लस में कर देगा। तो ये आपने ये एग्जांपल के तौर पे इनको सॉल्व कर लेना। इसके बाद इसका बी पार्ट है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक है आपके पास, उसमें बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास बेसिकली। तो उसमें आपके पास है वेरीफाइड दैट ऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट z इज इक्वल टू 1.27 एंड z इज इक्वल टू -1.27 आर इक्वल। तो ये आपने सेम उसी तरह क्या करना है, पहले 1.27 पे वैल्यू फाइंड कर लेनी है, इसी तरह ऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है, और फिर -1.27 पे वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देख लेना उन दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। ये था आपके पास ऑर्डिनेट्स फाइंड करने का तरीका। नेक्स्ट हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे, जिसमें एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करते, जिसमें हमारे पास पिछली सारी प्रोबेबिलिटीज प्लस हो जाती हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हम फाइंड कर लेंगे z लेस देन 1.27, तो सारे का 1.27 से पिछला सारा एरिया उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 4 में आएंगे हमारे पास। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।